हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम टू द स्टडी आर्टिक प्लेस ऑफ स्टडी। मैं आपका मेंटर आयुष प्रतीक सर। आज इस क्लास कोर्स में हम लोग पहला चैप्टर वेक्टर से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, आज हम लोग वेक्टर से शुरुआत कर रहे हैं। वही पोस्टर है जिसको देख करके आप लोगों को पता चला कि हाँ, ऐसा कोई क्लास कोर्स आने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो यूट्यूब के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता नहीं ये किस चीज़ का कोर्स चल रहा है। तो देखो, ये ICR यूजी प्रिपरेशन की कोर्स है, 60 डे का कोर्स है, क्रैश कोर्स है। इसमें आपको हर वो की कंसेप्ट बताया जाएगा जो ICR एग्जाम के लिए नेसेसरी है। ये 6 दिन का क्लास चलेगी इसमें, ठीक है। वीकली क्लास है, 6 दिन का। इसमें आपको लाइव सेशन प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया जाएगा। इसमें पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट दोनों होगा। मतलब सर, इसमें तुमको फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है सर? एक तो आप इसमें हमको तैयारी 60 डेज में करा दोगे। हाँ, ICR बूस्टअप हो जाएगा मेरा, हाँ एकदम हो जाएगा। और इसमें लाइव डाउट सॉल्यूशन भी है सर, बिल्कुल लाइव डाउट सॉल्यूशन भी है, और डेली प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर पर्सनली आपको प्रॉब्लम है कि हाँ हमको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, हम 1 to 1 टॉक करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप गूगल मीट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, जिसके थ्रू आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी पूरी टीम आपके साथ बैठी हुई है, एक नई हंसी के साथ, एक नई ताकत के साथ। आज हम लोग इस क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए। और अगर आपको इस क्रैश कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो आज हम लोग नए चैप्टर। तो चलिए, फंडा ऐसा रहेगा कि आज हम लोग सिर्फ वेक्टर की बातें करेंगे और उसको टॉपिक्स, हर टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे वेक्टर की। फिर एक सीरीज बनेगा 25 या 30 क्वेश्चंस की वेक्टर में, जिसको हम बताएंगे आपको। फिर आपको एक सीट मिलेगा जिस सीट को आपको सॉल्व करना है। उस क्वेश्चंस को करने के बाद आपका वेक्टर पे एस कमांड बन जाएगा कि हाँ, वेक्टर में ये पूछ सकता है, वेक्टर में वो हो सकता है, ठीक है। तो ये पीपीटी का आपका सेकेंड पेज, यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर। तो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वेक्टर, तो जाहिर सी बात है वेक्टर ही लिखेगा। तो सर, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो उसके पास मैग्नीट्यूड और पार्टिकुलर डायरेक्शन हो। मतलब कि सर, अगर कोई हमसे पूछा कि वेक्टर क्या है, तो हम उसको कैजुअली बोलेंगे कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे वेक्टर का, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाया जाता है, उसके ऊपर टोपी पहना दिया जाता है। टोपी पहनाने का मतलब क्या होता है? जिसको टोपी पहनाते हैं उसको तो हेड बोलते हैं, जिस पे टोपी पहनाया जाता है उसको तो हेड बोलते हैं। तो वैसे ये हेड हो गया, सबसे नीचे वाला टेल हो गया। ये हेड और टेल का रिप्रेजेंटेशन करने के बाद बताया जा रहा है कि ये एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ये पूरा एक डायग्राम आपके लिए वेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, ये एक वेक्टर है। मतलब अब हम वेक्टर को देखने के साथ बोल सकते हैं कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो। और तो और उसका, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो जैसा लाइन बनाते हैं। ऊपर में एरो पे टोपी जहाँ पे रहता है, तो टोपी सर पे पहनते हैं इसलिए उसको हेड बोलते हैं, और सबसे नीचे टेल होता है इसलिए इसको टेल बोलते हैं। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, सेकंड पीपीटी, थर्ड पीपीटी पे चल के। तो हम बोले क्या? हम बोले क्या कि फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोले? फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ये दो होता है। कौन कौन सा? एक तो स्केलर और एक तो वेक्टर। क्या बात है सर! स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर का मतलब कि मैग्नीट्यूड और तो और पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है भाई, बोलो। ठीक है, एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल की बात करें
तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पीड। सही बात है भाई, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। जाओ भाई, कहाँ जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाओ। डिस्टेंस कहाँ चढ़ना है, पहाड़ पे जाओ, चढ़ो, कोई भी पहाड़ पे चढ़ो, कैसे भी चढ़ो, सीधे चढ़ो, दाएं चढ़ो, बाएं चढ़ो, तुमको कोई डायरेक्शन नहीं, तो बस तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ। लेकिन अगर वेक्टर की एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, बोलो भाई हाँ या ना। सर डिस्प्लेसमेंट अगर तुमको बोला गया कि तुम ईस्ट में जाओ, बोल दिए 5 मीटर ईस्ट में जाओ और 2 मीटर रिटर्न हो जाओ वेस्ट में, कर लिए, तो फिर माइनस करोगे, 5 - 2, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ कैसे आया, जब हमको डायरेक्शन पता था, कैसे गया कैसे आया, आगे गया फिर पीछे आया, ये डायरेक्शन था ना, ईस्ट गया वेस्ट गया तो माइनस किए, तो फाइनल माइनस गए तो डिस्प्लेसमेंट आया। तो इसलिए इसके पास तो मैग्नीट्यूड है, बोले कि क्या मैग्नीट्यूड है, 3 आया, 5 - 2 3 आया, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन भी पता है हमको, पहले ईस्ट में गया था फिर वेस्ट में गया था। एक वेलोसिटी भी होगा। सर वेलोसिटी क्यों, वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी भी होगा। ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्यों सर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि वेलोसिटी जब है वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी होगा। एटीसी एक्स्ट्रा में जो भी हम लोग फंडा पढ़ेंगे वो देखते चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। और इसमें भी एटीसी लिख देते हैं, आगे जो भी आएगा वो बताएंगे कि स्केलर है चैप्टर वाइज। जैसे जैसे चैप्टर आएगा बताते चलेंगे, हाँ भाई ये स्केलर है, हाँ भाई ये वेक्टर है। ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए कि एक फिजिकल क्वांटिटी में दो भाग में बांटे, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जांपल देख लिए, स्पीड और डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वेक्टर के एग्जांपल। देखो अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट चलेंगे, ठीक है, कि हाँ ये होता है और ऐसे इसका टॉपिक का ये मतलब होता है, इस टॉपिक का मतलब ये होता है। जब पूरा कंसेप्ट ग्रैप्स कर लेंगे ना, तो एक 25 जैसे बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि एक पूरा सीरीज बना लेंगे क्वेश्चंस का, कुछ हम क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ आपको करना है, डाउट्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए बड़ा मजा आएगा चैप्टर कंप्लीट होने में। तो इस तरह हम लोग आ गए अपने 4 पीपीटी में। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करते करते अपने हर कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो देखो हर सीरीज से चलते आ रहा है ना, पहले पढ़े वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, फिर वेक्टर के प्रॉपर जो बताए फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर और वेक्टर एग्जांपल पढ़े, पढ़े वेक्टर का। तो वैसे ही अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। बोलो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किए थे, फिर से देख लो। एक लाइन बनाए थे स्ट्रेट, एक एरो दे दिए थे, बोले थे कि ये टोपी तो हेड पे पहना जाता है तो इसको हेड बोल दिए थे, और इस पोर्शन को हम लोग टेल बोल दिए थे। अरे बोलो भाई, टेल बोल दिए थे। ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि पैरेलल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला बात करेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर की। क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब वैसा वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में चले, मतलब एक वेक्टर ऐसे गया दूसरा वेक्टर भी ऐसे गया, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो पैरेलल वेक्टर है। देखो सच बताए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो वेक्टर की बातें हैं उसमें जो टाइप्स ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है ना, वो पहले ही हम बता दिया जाएगा, यही पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर को आपको पता चल जाए, इसलिए आपको सब चीज दिखाया जा रहा है कि हाँ ये चीज भी पढ़ा गया है क्रैश कोर्स में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो कि हाँ पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वो पैरेलल वेक्टर हो गया। एंगल उस दोनों के बीच का 0 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। इक्वल वेक्टर क्या है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब कि अगर 5 सेंटीमीटर का एक है तो दूसरा ही 5 सेंटीमीटर का हो, और डायरेक्शन अगर ईस्ट में चल रहा है तो दोनों ईस्ट में चले। एंटी पैरेलल क्या होता है, वैसा वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में चले। एंड निगेटिव और अपोजिट वेक्टर क्या होता है, तो वैसा वेक्टर जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड हो बट वो अपोजिट डायरेक्शन में चले। जैसे कि इक्वल वेक्टर हुआ था वैसे ही नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर हो गया। ठीक है, उसका अपोजिट ही हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो पीपीटी जब आपको मिलेगा तो पूरा क्लियर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पीपीटी इसलिए बनाया गया ना कि आपको जल्दी से क्रैश कोर्स में इजिली कवर कर दिया जाए कुछ। तो वेक्टर के बारे में ये हम लोग समझ गए कि अभी और टाइप्स है, बट अब नेक्स्ट पीपीटी में आएगा, बट ये समझ गए हम लोग। ठीक है। तो इस तरह हम लोग आ गए फिफ्थ पीपीटी में। फिफ्थ पीपीटी में बात कर रहे हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर, ये भी एक टाइप्स ऑफ वेक्टर है। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में सर ये क्या है, तो ये हैविंग इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। मतलब सर, मतलब कि एक पॉइंट है और यहाँ से एक वेक्टर निकला, यहाँ से एक और वेक्टर निकला, यहाँ से एक और वेक्टर निकला,
कितना भी वेक्टर निकला बट इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब यही से निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है भाई, इसको अगर ए वेक्टर बोल दिए, बी वेक्टर बोल दिए और सी वेक्टर बोल दिए, तो ए बी सी आर दी को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। कोलिनियर वेक्टर क्या है? द वेक्टर लाइनिंग इन द सेम लाइन, वो ऐसा वेक्टर जो सेम लाइन में हो उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। जैसे देखो, अगर ये आगे जा रहा था और ये भी उसी लाइन में आगे जा रहा है, तो हम क्या बोले? ये कोलिनियर वेक्टर है। और ये अगर उसी लाइन में जा रहा था, उसी लाइन में अपोजिट जा रहा है, तो ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है। तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो या तो 0 डिग्री होगा, नहीं तो 180 डिग्री होगा। सही बात है। इस केस में देखो तो 0 डिग्री है, सेम ही डायरेक्शन है जैसे पहले ही बात किए थे, और इसमें अपोजिट है तो ये अपोजिट डायरेक्शन है तो 180 बनेगा। बोलो ठीक है, समझ गए? ओके। कोप्लेनर वेक्टर जो होता है वो वेक्टर होता है इन सेम प्लेन। कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन बना लो यार, और उसमें वेक्टर बना दो, कोई भी दो, तीन चार, जितना भी बनाना है बना दो एक ही प्लेन में। ये सब वेक्टर एक ही प्लेन में रहेगा। बोलो हाँ या ना? ये कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब एक प्लेन में वेक्टर बना दो, वो कोप्लेनर है, कोप्लेनर वेक्टर है। तो दो वेक्टर जो होता है ना, टू वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर? टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। बोलो हाँ या ना? टू वेक्टर्स आर ऑलवेज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो वेक्टर क्या कोप्लेनर हो सकता है? तो बोलेंगे टू प्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। ठीक है भाई? समझो 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 समझो, यानी कि सर यहाँ से तो एक क्वेश्चन राइज कर दिए, कर क्या दिए, क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है। कंक्यूरेंट वेक्टर, कंक्यूरेंट वेक्टर क्या होता है सर? कंक्यूरेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कॉमन पॉइंट से पास करे, मतलब कि ऐसे आ रहा था इधर की ओर पास किया, ऐसे आ रहा था इधर से पास किया, ऐसे आ रहा था इधर पास किया। मतलब सर, मतलब कि अगर ये एक पॉइंट है और इधर से वेक्टर आ रहा था तो इधर इधर इधर, इधर, इधर पास कर गया, फिर इधर से आ रहा था तो इधर इधर करते करते पास कर गया, फिर इधर से आ रहा था इधर इधर करते करते इधर पास कर गया, फिर इधर पास कर गया। मतलब कि सर को इनिशियल वेक्टर मतलब एक पॉइंट से वेक्टर निकले, एक पॉइंट से वेक्टर निकल जाए। और कॉन्क्यूरेंट वेक्टर मतलब कि एक पॉइंट है जहां से बहुत सारे वेक्टर पार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं को कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। बोलो भाई, ये टेल है, ऊपर वाला हेड है। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो, खुद में बोलो ना यार। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ वेक्टर की, अभी तो पूरी फिजिक्स की क्रैश कोर्स 60 डे में कंप्लीट करनी है हम लोग को। तो इसी तरह से हम लोग फिर पहुंच गए अपने 6 पीपीटी पे, जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर की 2 पॉइंट और लिखी हुई है, नल और जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। सर इसको तो एक बुक से आप लाए हैं। हाँ, इसको बुक से इसलिए लाके यहाँ रखती है क्योंकि ये दो यूनिट वेक्टर, ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये दो जो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ समझ लीजिए, लेकिन इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है भाई? ठीक है सर, बताइए क्या इंपॉर्टेंट है? तो नल वेक्टर जो है आपका, कौन सा वेक्टर? नल और जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे नल वेक्टर। जी हाँ, उसको हम लोग बोल देंगे नल वेक्टर। मतलब जो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, मतलब कि अगर कोई ए वेक्टर है प्लस कोई माइनस ए वेक्टर लाके इसके साथ जोड़ दे तो उसको हम लोग बोल देंगे जीरो। तो ये एक टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया सर। ऊपर ए के ऊपर ये क्या लगा दिए सर? तो पहले ही बताए थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो, फिर एक टोपी लगा देते हैं, तो किसी भी ए के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो ए वेक्टर हो जाएगा, बी के ऊपर कर देंगे तो बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? यूनिट वेक्टर जैसे कि पहले नल वेक्टर क्या था? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए वो नल वेक्टर। तो वैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो यूनिट वेक्टर। अच्छा सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या करता है सर? तो यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन बताता है। क्या करता है बाबू? डायरेक्शन बताता है। तो क्वेश्चन आ सकता है यूनिट वेक्टर क्या करता है? तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन बताना। मतलब सर कि अगर कोई इसको ए कैप, डायरेक्शन बताना मतलब ए कैप, डायरेक्शन बताना मतलब कोई बोले कि डायरेक्शन बता रहा है, तो डायरेक्शन की हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना।
तो डायरेक्शन को अगर बताने को रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे क्या कि ए के ऊपर ऐसे कैप लगा दो, मतलब ए का ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको बोलेंगे ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, ये कैसा फॉर्मूला कैसे आया? तो देखो ना, वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बोलो हाँ या ना, होता है। और उसके पास डायरेक्शन होता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर के पास बार लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब ए वेक्टर के पास बार लगा दे तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड, इसको ये हुआ, इस दोनों को कट कर दिए तो बचा क्या, डायरेक्शन। बचा क्या, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन होता है, तो यूनिट वेक्टर में ये क्या हो गया, डायरेक्शन। मतलब कुल मिला के कैलकुलेट करके भी देखें तो डायरेक्शन आ रहा है, तो यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन। तो चलिए हम समझ गए, ये दो वेक्टर इंपॉर्टेंट था और ये दोनों वेक्टर के बारे में हमने समझ लिया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में। तो एक बार शुरुआत करते हैं इसमें वेक्टर एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ की। अब हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, ये पीपीटी 7 में आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या बात हो रहा है कि देखो कितना इजी कर दिया गया इसको समझने के लिए। एक बार याद रखना, अभी तो हम पढ़ाते रहे, इसको रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। एक बार की पढ़ाई हमेशा कच्ची होती है, ठीक है। इसको पक्का करने के लिए तुमको कम से कम 5 10 60 डेज में एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है। डेली का डेली करो, प्लस एक दिन 2 दिन पे गैप करके फिर से रिवाइज कर लो। कुछ नहीं करना है, बस बीच का एक पेज फाड़ना है, जितना फॉर्मूला आता है लिख लो, जो नहीं आ रहा है उसको फिर देख लो, उसको फिर अलग लिख लो, फिर उस हिसाब से करते चलो, सब चीज याद हो जाएगा, फिर फिजिक्स भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। देखो, एक बोले क्या कि टेल ऑफ वन शुड ओवरलैप विथ हेड ऑफ अदर्स, मतलब इसका टेल, इसका हेड यहाँ गया, इसका हेड इसके टेल से मिल गया, और जो वेक्टर है ना वो ये वेक्टर बन गया, ठीक है। तो क्या बोले कि अगर ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये आर एक वेक्टर बना, कि वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओपन टेल टू ओपन हेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ जाएगा आर वेक्टर का वैल्यू आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब कि हम ये दोनों को जोड़ दिए। समझ में आ रहा है, समझो। दूसरा बात ये है क्या, दूसरा बात क्या है कि एक चीज और आपको बता देते हैं, एंगल्स बिटवीन, चलो इसको हम बाद में बताएंगे, पहले ये समझो। ये समझ में आया ना, वेक्टर एडिशन ट्रायंगुलर लॉ में क्या किए हम लोग कि एक टेल ऑफ वन शुड ओवरलैप विथ हेड ऑफ अदर्स, ठीक है। फिर क्या किए कि वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओपन टेल टू ओपन हेड, इस तरह से हम लोग बनाए, तो बोले क्या कि ये देखो, ये तो मेरे पास एक वेक्टर बन गया है, और इसका एक दो वेक्टर का सम आ गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में। यहाँ पे हम तुम लोग को बताने आए हैं इस पीपीटी पे कि मतलब इस पेज पे हम बताएंगे तुम लोग को, क्या बताएंगे, एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स कैसे वेक्टर में पता करते हैं, ठीक है। देखो, देखो जैसे तुमसे कोई बोला कि सर एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, ठीक है। ये मान लो ए वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और बोले इस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। कोई बोला दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, हम बोलेंगे 60 डिग्री, ठीक है। हम बोलेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बोलेंगे 60 डिग्री। फिर अगर कोई आया और बोलता क्या है कि सर एक वेक्टर ए था, ठीक है, और फिर ये ऐसे है और ये 60 डिग्री है, अब कितना है, तो हम बोलेंगे ये कंपलसरी है कि इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऐसे करेंगे, बोलो, इसको ऐसे करेंगे और इस वेक्टर को आगे की ओर शिफ्ट करेंगे, बोलो करेंगे। और ये करने के बाद बोलेंगे ये 120 हो रहा है, और बोलेंगे कि इसका वैल्यू 120 डिग्री हो रहा है, मतलब कि हेड का हेड से जब मिलेगा, टेल टेल से मिलेगा, तभी एंगल बनेगा। मतलब सर देख लो एक और एग्जांपल, अगर हमसे बोला गया कि ये देखो ये हेड है और ये टेल है, ठीक है, इस दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे अच्छा ऐसा, तो हम बोलेंगे इसको, एक चीज और बात जान लो कि वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है, वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है वेक्टर का, कि उसको तुम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड को छिड़खानी मत करो, उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो क्या कि इसको उठा के हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, और नहीं तो इसको पीछे की ओर ले जाते हैं इधर, ठीक है।
मतलब ये ऐसे था और फिर इसको हम इधर ले आके ऐसे कर दिए, फिर बोले कि ये देखो इधर 30 था, 30 मतलब 150 डिग्री का इधर वाला बन गया, तो बोलेंगे वेक्टर क्या हो गया 150 डिग्री। मतलब कुल मिला के पूरा चीज देख करके हमको ये पता चला कि एंगल बताने के लिए हेड को हेड के साथ रहना चाहिए, टेल को टेल के साथ रहना चाहिए, तो हम एंगल बोलेंगे, वेक्टर के बीच का एंगल बताएंगे। समझ में आया? वेक्टर के बीच का एंगल कैसे बता रहे हैं? कैसे बता रहे हैं वेक्टर के बीच का एंगल? वेक्टर के बीच का एंगल बता रहे हैं कि टेल को टेल के साथ रखो तो एंगल बोलेंगे, हेड को हेड के साथ रखो तो एंगल होगा। जहां तुमने टेल को हेड के साथ रख दिया तो फिर कोशिश करो कि वेक्टर को शिफ्ट करे और शिफ्ट करके हेड को हेड के साथ मैच करवाए या टेल को टेल के साथ मैच करवाए। समझ में आ रहा है? ये एंगल्स के बारे में बात होता है, ये याद रखना, ये पूछता है, ठीक है? पूछता है, भारत की तरह नहीं, ये सिर्फ एग्जामों में पूछता है। तो इस तरह आपके पास एक नया पेज आ गया, उस नया पीपीटी में आ गया आपके पास ये दो पेज, फिर से उसी तरह से दो पेज आया ना, तो इसको याद करने वाली पेज है, जैसे कि पहले भी आ चुका है, बुक से निकाला हुआ पेज, ठीक है? इसमें क्या है कि पहला पॉइंट बोल रहा है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है, मतलब सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये कॉम्यूटेटिव है। हाँ, ये कॉम्यूटेटिव है, मतलब सर कि अगर पांच कोई एक वेक्टर था, पांच वेक्टर का वैल्यू था, 5 + 2 करे, सर डायरेक्शन ले लेते हैं हम, डायरेक्शन यहाँ लिखे नहीं है, पर मान लो कि ये आई कैप में था, ये जे कैप में था, मतलब ये एक्स एक्सिस में था, ये वाई एक्सिस में था, तो अगर 2 + 5 करें, तो अगर ये मान लो वेक्टर था 5 + 2, तो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, तो बोलेंगे हाँ भाई ये कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। एक हो गया कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है भाई, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में रख दी, या ए प्लस बी प्लस सी कर दे, ऐसे कर दे, ए प्लस बी को इस बार ब्रैकेट में रख दिए, तो दोनों बराबर हो गया। हाँ भाई, ये तो एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है? देखो एक चीज जानो कि कोई भी चीज रिजल्टेड, आगे पढ़ाते हैं ये चीज, बट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था, ट्रायंगल लॉ में पढ़ रहे थे, तो उसकी फॉर्मूला निकल के आती है, उसकी फॉर्मूला निकल के आती है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, ठीक है? तो वही मैक्सिमम बताना होगा, तो थीटा का वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, तो cos थीटा का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? 1, यानी कि 0 डिग्री पुट कर देंगे थीटा को, तो 1 हो जाएगा, cos 0 = 1। फिर वो 1 करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, वो a प्लस बी दी होल स्क्वायर हो जाएगा, वो a प्लस बी दी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी बाहर आ जाएगा, a प्लस बी जैसे ही बाहर आ जाएगा बोलेंगे ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? फिर आर मिनिमम की बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू मिनिमम कुछ होना चाहिए, मिनिमम के लिए 180 डालेंगे, जिसके कारण cos थीटा जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, जैसे ही cos 180 का वैल्यू -1 हो जाएगा, cos 80 का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है? तो a माइनस बी हो जाएगा, जहां पे a माइनस बी में a को लार्जर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू ऐसा सिस्टम चलेगा, जो पहले लार्ज रहेगा उसको पहले ले लेंगे, जो स्मॉलर रहेगा उसको बाद में ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में आंसर लाना नहीं है, ठीक है? रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। सही बात है, अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, सही बात है। इफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर ए जीरो मैग्नीट्यूड। सही बात है। देखो बोल रहा है कि ऐसे दो दिए और एक ऐसे दिए, मान लिए कि इसका वेक्टर और इस दो वेक्टर, ये एक वेक्टर और एक ये वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे आया, अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए, तो भाई तीन ऐसा वेक्टर होना चाहिए कोप्लेन में, एक प्लेन में होना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर बताए थे क्या होता है, एक प्लेन में होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि सही बात है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो, और इफ वेक्टर्स आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर। या पूछेगा कि जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तो मिनिमम कितना कोप्लेनर चाहिए, कितना मतलब कि वेक्टर चाहिए कि वो मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट जीरो दे दे, ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि कोप्लेनर वेक्टर कहने का मतलब है कि एक प्लेन ले लिए, उसमें एक वेक्टर इधर दिए, एक वेक्टर इधर दिए, और फिर एक वेक्टर नीचे दिए, इस दोनों का रिजल्टेंट जो ऊपर की ओर आया वो अगर इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ तो कट जाएगा, तो
मिनिमम तो 3 ही चाहिए, मैक्सिमम कितना भी चाहिए पर मिनिमम तो 3 चाहिए। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है, जितना इसमें लिखा हुआ है वो याद रखना है। सर यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का क्यों बात किया गया है? मान लो कि अगर तुमसे बोला गया कि एक वेक्टर है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है और एक वेक्टर है जिसका मिनिमम वैल्यू 8 है, ऐसा कुछ बोल दिया गया, ठीक है? तो तुम क्या बोलोगे कि ठीक है सर, अब तुम रेंज निकालोगे कि एक वेक्टर 10 था और एक वेक्टर 8 था, दोनों का प्लस करेंगे 18 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे 2 आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी वेक्टर लाई करेगा वो 18 से 2 के बीच में या 2 से 18 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद सब लॉ सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन में। तो वो नहीं फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखो अगर 5 माइनस 2 करें और 2 माइनस 5 करें तो बात तो बराबर नहीं है, आंसर तो निगेटिव में आ रहा है, एक साइड तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ऐसा बराबर तो हो नहीं सकता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? तो यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, देखो नेगेटिव पॉजिटिव यही कुछ केस होगा, नहीं होता है, ठीक है। स्पेशल केस की बात करें, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो भाई, कोई दो वेक्टर को हम रख दिए, बी वेक्टर और एक ए वेक्टर था, और ये दोनों को किसी एंगल थीटा पे अगर हम रख चुके थे और हमसे बोला गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, दो मैग्नीट्यूड हम मान चुके हैं, तो अब हमसे बोला कि इसके थीटा बताइए, तो हम लोग ये फॉर्मूला रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग कि अच्छा ऐसा फॉर्मूला होता है। इसको याद नहीं करेंगे, अपना एक फॉर्मूला शीट बनाइए और वहां इसको लिखते जाइए कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है? तो ऊपर वाला लाइन दीजिए इस टाइम ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जब मैग्नीट्यूड सेम है तो 2 × 2 साइन थीटा बाई 2 ऐसे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से थीटा, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और अगर थीटा एंगल हो तो ये हम लोग निकाल, मतलब थीटा भी इससे फाइंड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर रिजल्टेंट दिया हुआ है और दो का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग इससे थीटा निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला कैसे आया? अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों को ए बोल दिया गया है, मतलब ए कोई संख्या का नाम दे दिया गया है कि दोनों बराबर है। तो थीटा जो एंगल बिटवीन देम है ना, वो थीटा होगा, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, तो फॉर्मूला ये एक तैयार होके आ गया। बोलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जब पीपीटी मिलेगा तो ये सब आपको वीडियो दिखेगा नहीं उस टाइम पीपीटी में, तो वो आपको ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ रहेगा या नहीं रहेगा वो बात की बात है, बट अभी आप नोट डाउन कर लो जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर थीटा 60 डिग्री होता है ना, तो 60 डिग्री अगर थीटा हो जाता है तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि अगर थीटा 60 डिग्री हो जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। बोलो, तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया कि a माइनस बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो देखने के साथ बोल देगा अरे थीटा तो 60 डिग्री है, थीटा तो 60 डिग्री है, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो, ठीक है ना। देखो सिंपल एक बात तुमको बताए कि कंसेप्ट पूरा इजी है, अभी थोड़ा फास्ट में इसलिए पढ़ दिया कि तुम लोगों को समझ में आए और इसको याद करो, क्योंकि बात तो वही है जो तुम एक दो बार पढ़ोगे, ठीक है। असल में क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन हो जाता है तुम्हारा ना, क्वेश्चन इजी होता है, सब क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है, पर कर नहीं पाते अपन। क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ते नहीं है कि किस फॉर्मूला पे लगेगा। जिस टाइम तुम क्वेश्चन पढ़ लोगे ना कि हाँ इस फॉर्मूला पे लगेगा, तो तुम कर लोगे, ठीक है। अभी जैसे हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं, तो वेक्टर ज्यादा नहीं हार्ड है, बहुत इजी है, पर समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़े। अगर अभी हम क्रैश कोर्स में कुछ छूट रहा है हमसे, कुछ हमसे छूट रहा है मान लेते हैं, तो क्या तुम उसको नहीं करोगे? तुमको पता होना चाहिए ना कि 11 12 में हम ये पढ़े हैं, ये सर से छूटा है, पर छूटा तो ऐसे कुछ भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान रखना है तुमको खुद पे। इसलिए फोटो डाल दिए कि तुम हाँ इस चीज से तुम इसको याद करो। और फोटो डालने का मतलब ही ये था कि तुम इसको याद करो, ठीक है, डायरेक्ट। क्योंकि जब चीज कोई चीज प्रिंटेड फॉर्म में रहता है ना तो तुम लोग को अच्छी तरह से याद होता है, और कोई चीज अगर लिखा हुआ रहता है ना तो तुम लोग को डिजिटली चीज बना रहे हैं तो याद नहीं होता है। ऐसे तो हैंड रिटन चीज आराम से याद होता है, तो इससे अच्छा कि जो जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं ना उसको एक जगह लिखते चलो और याद करते चलो। तो देखो एक सिंपल बात बताए, लाइफ इज ए बैटरी। लाइफ क्या है? बैटरी है। और स्माइल इज इलेक्ट्रिसिटी, और स्माइल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। अगर तुम नेगेटिव एनर्जी के पास रहोगे ना तो डिस्चार्ज हो जाओगे। तो एक बार 60 डेज के लिए तुम, या जब तक नहीं कोर्स चल रहा है, मतलब कोर्स क्या चल रहा है, तुम इसको एक अपना मानो कि ये हम क्लियर कर रहे हैं, कोर्स जैसा लग रहा है, तुमको सब कुछ तो बताया जा रहा है, तो क्रैश कोर्स तो लग ही नहीं रहा है ये, बट उस हिसाब से करते चलो, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से बचते चलो और अपना काम को करते चलो।
तो इस तरह हम लोग फिर आगे बढ़ने के साथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ गए। सर ये क्या हुआ, पहले तो पूरा फॉर्मूला बता दिए, फिर अभी इस पे आ गए। तो हाँ, इस पे इसलिए आ रहा है, तो वो तो पढ़ा, क्रैश कोर्स चल रहा है तो वो बता दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग समझते हैं। वैसे ही 2 पॉइंट लिखा गया है जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल में लिखा गया था, ठीक है। तो वैसे ही टेल टेल ऑफ बोथ वेक्टर शुड ओवरलैप, कर लिया ओवरलैप। टेल ऑफ बोथ वेक्टर शुड ओवरलैप, दोनों वेक्टर का टेल को ओवरलैप कर दो, कर दिए। कंप्लीट ए पैरेललोग्राम यूजिंग ए वेक्टर एडजेसेंट साइड, ठीक है भाई। पैरेललोग्राम का नियम होता है कि सामने वाला साइड बराबर होना चाहिए, कर दिया, इस तरह से बना दिया अपना, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा माउस का सिस्टम है ना, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, यहाँ पे ठीक बना हुआ है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ तक बोलेंगे क्या कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, इसका ये रिजल्टेंट हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ का, ठीक है। अब देखो, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, मतलब कि सर रिजल्टेंट से बी वेक्टर के साइड बीटा, रिजल्टेंट से ए वेक्टर के साइड अल्फा, ठीक है भाई। बोलो, समझ में आ रहा है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, थीटा। तो इस तरह से हमको एक फॉर्मूला पता चला, एक फॉर्मूला और पता चला जिसको हमको याद रखना पड़ेगा कि टैन अल्फा, अगर पूछा कि टैन अल्फा बताओ क्या होगा, याद करना, ये फॉर्मूला है, बस याद रखना, क्वेश्चन जब करेंगे तो कहाँ यूज होगा ये पता चलेगा। बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए टैन अल्फा, अल्फा कहाँ से है, ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का है अल्फा। तो इस वेक्टर को याद करने के लिए हम बोलेंगे क्या होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये याद रखना, ये फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। और बता दिए थे पहले ही कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, इस दो फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, तो इस दो फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, इस दो फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। इस दो फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, बोलो, याद रहेगा ना। सर ये आप मिटा क्यों रहे हैं, अरे मिटा इसलिए लेना क्योंकि कुछ कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं अच्छा दिख रहा है पता है, क्योंकि यार पहली बार माउस वाला सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और डिजिटल है ना, थोड़ा सा मेरे लिए तो नया है, तो इसलिए हमको इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़, साफ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा रब कर दिया, ठीक है। cos थीटा, इसको क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन भी समझ गए, एडिशन भी समझ गए, और फिर दोनों लॉ समझ गए पैरेललोग्राम का। तो अब कोई पूछे कि वेक्टर क्या है तो हम लोग बोलेंगे, अब कोई पूछे कि वेक्टर क्या है तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड को फॉलो करे, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करे, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ठीक है भाई। अरे बोलो, और बोलते ही नहीं हो तुम लोग, खुद में बोलो ना। तो इस नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। सर क्या बात कर रहे हैं, सर तो यही तो बात करें। पहला चीज याद रख लेना कि हम बोले थे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे बताए थे, ए प्लस बी वेक्टर से, बोलो बताए थे। उसमें फॉर्मूला याद रख लेना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है। कैसे याद कर लेना इसको, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर बताए थे tan अल्फा, क्या बताए थे, tan अल्फा क्या होता है, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ये कब हो रहा था सर, जब एक ऐसा वेक्टर और एक पैरेललोग्राम की तरफ। सर ये क्या कर रहे हैं, सर कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, बस पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश किया जा रहा था। मतलब एक ऐसे, ठीक है, इस दोनों के बीच में रिजल्टेंट ऐसे, तो ये अल्फा, ये बीटा, और ये थीटा, ठीक है। ये याद कर लेना। एक आर मैक्सिमम की वैल्यू जिसको ए प्लस बी बोलते हैं, और एक आर
मिनिमम की वैल्यू बोलो, जिसको a माइनस बी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या, इसको अपने कॉपी में लिख लेना है फॉर्मूला कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा अगर ए वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है और थीटा एंगल है एंड एंगल थीटा। तो एक फॉर्मूला बताए थे 2a साइन थीटा बाई 2। तो एक चीज और याद रख लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर हो गया और दो का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, ठीक है, तो एंगल एंड थीटा एंगल हो और थीटा एंगल हो तो 2a cos थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। बात सेम है। और सर और क्या बताए, और क्या बताए सर, और क्या बताए अभी तक, अभी तक बस इतना बताए थे। और वेक्टर को रिप्रेजेंट जब करते तो ये हेड होता है और ये टेल होता है, ठीक है सर। और क्या बताए, और क्या बताए सर जो पूछ सकता है, और बताए थे एग्जाम्पल व्हाट इज वेक्टर, और वेक्टर का क्या टाइप बताए थे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और क्या बताए थे सर, और बताए थे नल वेक्टर क्या होता है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है अभी तक में। फिर कोप्लेनर वेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेना है, कितना कोप्लेनर वेक्टर मिनिमम रखे एक प्लेन में अलग अलग मैग्नीट्यूड्स का, कि जीरो हो जाए तो तीन रखिए अलग अलग मैग्नीट्यूड्स का, ऐसे ऐसे ऐसे। इस अगर ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है और ये दोनों अगर बराबर हो तो कट जाए, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर ये सीधा रहे तो ये उल्टा लग रहा है, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना, इसका कंसेप्ट जान लेना। और और सर पहले बात तो इतना कुछ जान लेना, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ये चीज अभी हम लोग इंपॉर्टेंट है, इतना फॉर्मूलाज हम लोग को याद आना चाहिए विद कंसेप्ट जितना अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ, और ये हम लोग आगे पीपीटी में तो इस तरह हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने के बारे में अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेर ए वेक्टर इज बिल्टेड इनटू कंपोनेंट्स, into two components into two components which are at right angles to each other, then the components are called rectangular or orthogonal components of the vector। देखो बेसिकली होता क्या होता है, देखो अगर एक वेक्टर a है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, ठीक है, एक तो ऐसे बोलो, ठीक है, और एक तो ऐसे, ठीक है, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे कंपोनेंट टूटा जो 90 डिग्री पे है, ठीक है। हम बोले क्या कि इस दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है। हम ऐसे 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 करके लाइन दे दिए, ठीक है, और एक ऐसे 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 करके लाइन दे दी, ठीक है। हम बोले अल्फा है, हम बोले ये अल्फा है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम बोले इसका वैल्यू तो ए वेक्टर है, तो हम बोले साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई ए वेक्टर, इसको उधर ले गए तो ए वेक्टर साइन अल्फा परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया, बोलो। तो इसका वैल्यू आ गया, इस चीज का वैल्यू आ गया मेरे पास ए वेक्टर साइन अल्फा। तो हम जानते हैं वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी इसका एक कंपोनेंट मेरे पास क्या आ गया, ये कंपोनेंट मेरे पास क्या निकल के आ गया, ए साइन अल्फा, ये वाला पोर्शन आ गया ना। दूसरा चीज क्या हुआ कि अगर हम लोग कॉस अल्फा की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये ए, तो फिर ये इधर जाएगा ए कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा बी, बेस हो गया तो बेस ए हो गया। तो फिर ये मेरे पास आ गया, इसका कंपोनेंट टूट गया किसमें, बोलो ये नहीं, ये कंपोनेंट नहीं टूटा है, ये कंपोनेंट नहीं है, ये जो टूटा है ये वाला, इसको ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ जो है, ये क्या वैल्यू आ गया, ए कॉस अल्फा, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये साफ फोटो वीडियो के कारण हाइड हो रहा है, जब पीपीटी मिलेगा तो साफ रहेगा, ठीक है, दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग, और ये सब चीज आपको खुद से लिख लेना है, पीपीटी में अगर नहीं भी रहे तो आप लोग को लिख लेना है, ये जो चीज मेरे पास लिखा हुआ है कॉपी में आप लोग लिखते चल जाइए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये सर कैसे पी बाई एच कैसे करता है, बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा कि क्या क्या होता है, इसे याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर
हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, ये साइन का वैल्यू होता है, ये कॉस का वैल्यू होता है और ये टैन का वैल्यू होता है। ठीक है, ये याद रखना है, इस तरह से होता है। ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बात करती है सर, क्या बात करती है सर। जी बिल्कुल सही बात करती है। पता है वेक्टर एक इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, जिसको बोर नहीं होना चाहिए पढ़ते पढ़ते, और एकदम कम समय में अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम तुमको हर टॉपिक करा रहे हैं, पता है तुमको ना, हम सोचे कि क्रैश कोर्स है, और अगर छोटा छोटा फॉर्मूला बता दे तो कंसेप्ट नहीं आएगा, इसलिए हम सोचे ना कि हर टॉपिक उठा दो, पीपीटी बना दो और उसके बाद उसको समझा दो। ठीक है, उसके बाद उसके पूरे फॉर्मूला को समझा दो, फिर एक बार और लेना सीरीज क्वेश्चन का, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सीरीज करा देना। तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको फिर लेक्चर का फॉर्मूला आप करके रख लिए, फिर अगर क्वेश्चन नहीं भी करने का मन कर रहा है तो वीडियो का लेक्चर बढ़ा करके स्पीड में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और फिर अगर बीच में आपको मतलब क्वेश्चन सीरीज होगा तो वो कम टाइम का होगा या ज्यादा टाइम का होगा, वो सिर्फ क्वेश्चन सीरीज होगा। तो इससे आपको इजी पड़ेगा कि हाँ इस वीडियो आप बीच बीच में कराते ना, तो आपको क्या लगता पता है कि अब पूरा लेक्चर करने के लिए सर का ये क्वेश्चन कहाँ करे, वो क्वेश्चन कहाँ करे। ऐसे अपना एक सेफ्टी से अलग जोन में रहेगा क्वेश्चन, एक अलग जोन में थ्योरी रहेगा। थ्योरी भी क्या है, सब कुछ है, बट जो चीज करना है इंपॉर्टेंट वो चीज पहले ही फ्लो चार्ट में बता दिए, शॉर्ट फॉर्म में ये चीज पढ़ाए थे, फिर जो पढ़ा रहे हैं लिख रहे हैं साइड में वो भी याद कर लीजिए, तो सब चीज सही रहेगा। ठीक है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ लिए, फिर अगले पेज में एक और पेज आएगा आपके पास, पता है एक और ऐसा ही प्रिंटेड छपा हुआ रहेगा, इसको आपको याद कर लेना, बस याद कर लेना है कि पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, कैसे वो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। ठीक है, थ्री डायमेंशन के रिसोल्यूशन की बात करेंगे तो हम लोग बस ये फिगर को देख रहे हैं, थ्री डायमेंशनली क्यूब बना दिया गया है और एक ए एक्स ए वाई ए जेड बना दिया गया है। तो वैसे भी अगर कोई पूछ देगा कि ए वेक्टर कोई रिजल्टेंट है तो उसके बारे में आप बताइए, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ये सब एक वेक्टर है, ये सब एक वेक्टर है, ये सब एक वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड की बात करेगा डायरेक्ट बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जो भी है सी स्क्वायर। अगर 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 ए एक्स का वैल्यू ए हो, ए वाई का वैल्यू बी हो और ए जेड का वैल्यू सी हो, तो ये लिख सकते हैं। बोलो, मैग्नीट्यूड अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड, अगर तीन वेक्टर दिया हुआ हो तो। ठीक है, डायरेक्शनल कोसाइन में याद करना है कि बस याद रखना है कि कॉस अल्फा होता है तो ए एक्स बाई ए होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस बीटा होता है तो ए बाई, ये याद कर लेना है। बेसिकली आपको ये समझना है गामा है, ये पूछता नहीं है, पूछता क्या है पता है आपको, सिर्फ यहाँ से क्या पूछेगा, इससे क्या आएगा वो क्वेश्चन, इसको समझने वाला तो कुछ है नहीं। बस आपको याद रखना है वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये याद रखना है। और ये वाला अगर वैल्यू, ये वाला पे एक बार कंसंट्रेट कर लीजिएगा, ये वाला पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे, ऐसा डायग्राम दे करके पूछ लेता है। तो याद रखना है कि cos अल्फा ए एक्स बाई ए होता है। ठीक है, cos बीटा की बात करेंगे तो ए वाई बाई बी होता है। तो अल्फा गामा याद रखना, अल्फा मतलब एक्स में, बीटा मतलब वाई में, और गामा मतलब जेड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड सबका ए से डिवाइड कर देना। और ये तो ये वाला पॉइंट और ये वाला फॉर्मूला को एकदम याद करना है। और इसको भी समझ ही लो कि अगर कोई ए वेक्टर है और तीन डायमेंशन में ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये करेंगे, और ये चीज याद रखना है। ठीक है, और ये याद रखना है। ठीक है, ये फिगर इसलिए दिया गया है क्योंकि आप इसको याद रखें। ठीक है, जो चीज लिख रहे हैं उसको लिख लीजिए साइड में, और जो चीज नहीं लिख रहे हैं, जो चीज लिखा हुआ है इसमें, उसके लिए आपको पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, अरे इस उस चार्ट के बाद, उस चार्ट के बाद तो वहां पे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो जो पढ़े हैं। देखो देखो क्या क्या पढ़े हैं। हम बोले थे क्या कि अगर ए वेक्टर थ्री डायमेंशनल की बात कर रहे थे तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड की स्क्वायर और इसका रूट अंदर। फिर एक पॉइंट बोले याद करने के लिए, क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक फिर क्या बोले साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक बोले क्या कि कहीं पूछ देता है कि cos अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए। ठीक है, cos बीटा इज इक्वल टू
ए वाई बाई बी, ए वाई बाई ए, ठीक है। कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए। याद रखना है कोसाइन डायरेक्शन, बस इतना पॉइंट सब में से आपको याद रखना है। किसी भी वेक्टर का रिसोल्यूशन करते हैं तो अगर ये ए वेक्टर था तो इसका दो कंपोनेंट होता है, मान लो ये परपेंडिकुलर था तो ये अल्फा था, तो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक तो ए साइन कॉस अल्फा हो जाता है और ये वाला ए साइन अल्फा हो जाता है। देखो याद करने का तरीका बताया, जिस एक्सिस से अल्फा रहेगा ना उधर कॉस आता है, जिधर से नहीं है ना उधर से साइन आ जाता है। थीटा का ही वही केस है कंपोनेंट टूटने का, जिधर थीटा रहता है उधर कॉस हो जाता है, जिधर थीटा नहीं रहता उधर साइन हो जाता है। ये ट्रिक है, पर ऐसे कंपोनेंट तोड़ के देख लेना चाहिए कि गलत सही नहीं हो जाए, ठीक है। फिजिक्स चमक छप छपक चलो, फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। देखें आज हम लोग इतना कुछ पढ़े और इतना कुछ भी ये भी जान गए, इतना चीज याद रखना है, ठीक है। प्रोजेक्शन की बात हो रही है अब, मतलब छाया, मतलब किसका छाया किस पर, ए का छाया बी पर, छाया मतलब शैडो, मतलब कि किसका शैडो किस पर, मतलब बोलेगा कि ए वेक्टर का शैडो बी पर बताइए, बी वेक्टर का शैडो ए पर बताइए, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भाइयों। देखो क्या है सर ये टॉपिक में, ये टॉपिक में है स्केलर फॉर्म की, पहले बात करेंगे इसकी, बात करेंगे स्केलर फॉर्म की। स्केलर फॉर्म का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। देखो एक होता है कॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। कॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो कॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि अगर एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, ठीक है, और हम बोले क्या ये थीटा है, तो ये ए का प्रोजेक्शन, ए का शैडो बी पर क्या होगा, तो बोलेंगे इसका शैडो ए कॉस थीटा होगा। भाई कंपोनेंट देखो, मतलब ऐसे बनाओ, फिर देखो बेस बाई हाइपोटेनस करो, देखो यही आएगा। मतलब हम बोलेंगे क्या कि ए का ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन जो है वो ए कॉस थीटा है। और जहां पढ़े थे हम डॉट प्रोडक्ट में पहले, अभी पढ़ाएंगे आगे, but पहले पढ़े थे कि ए डॉट पी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू लिख के कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए पी, बोलो लिख सकते हैं, क्योंकि हम वहां पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में कि cos a डॉट p इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट p वेक्टर इज इक्वल टू a b cos थीटा। तो ये कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे कि ये जब कर लिए हम लोग, तो अब क्या बोलेंगे कि ये a और ये a कट जाएगा तो बचेगा क्या, a वेक्टर डॉट p वेक्टर डिवाइडेड बाई p, फिर क्या बचेगा a वेक्टर p कैप। इसका मतलब क्या आया, ये जो निकल के आया इसका मतलब क्या है, ये तो यही बोल रहा है ना कि a का प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ पे सर, कहाँ पे, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, इसलिए बी कैप आया कि बी के डायरेक्शन में आप ए का प्रोजेक्शन बताइए। ये बस बता रहा है कि स्केलर में डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, बस बता रहा है कि बी के डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन बताइए। तो आ गया ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में बताइए, समझ में आया। वैसे ही वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, वैसे ही वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे कि ए का प्रोजेक्शन बी में, ए का प्रोजेक्शन बी में, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे जैसे ही वेक्टर फॉर्म की बात होता है ए का प्रोजेक्शन ऑन बी में, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि ये तो ए cos थीटा होगा ही, लेकिन साथ में डायरेक्शन देंगे, साथ में बी कैप देंगे डायरेक्शन। बोलो दे दिए कि किस में बताना है, पहले ही डायरेक्शन दे दिए, यहाँ तो आया करने के बाद आया, यहाँ तो करने के बाद आया, यहाँ पे पहले ही दे दी डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि, उसके बाद क्या बोले कि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट कि ये हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। बोलो समझ में आ रहा है, ये हो जाता है। तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाता है, समझ जानते हैं हम लोग। तो अब हम लोग ए से ए को काट सकते हैं, पहले से मेरे पास बी कैप था, बोलो पहले से अगर मेरे पास बी कैप था तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए वेक्टर और बी कैप और फिर से एक बी कैप,
ये वेक्टर फॉर्म में बता रहा है कि ए वेक्टर का पोजीशन बी के अलोंग, ये बात में क्या बोल रहा है, ए वेक्टर का पोजीशन बी के अलोंग बी के डायरेक्शन में, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग बी के डायरेक्शन में, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग बी के डायरेक्शन में बता रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्रोजेक्शन का खेल। एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक पेज पे चल के देखते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली इस पेज में हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब समझो शैडो। क्या समझो मतलब शैडो? क्या समझो शैडो मतलब क्या बोले सर आप? मतलब शैडो कैसे समझ रहे हैं सर आप? मतलब हम ये बोले ना, देखो मतलब हम बोले क्या कि अगर 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 कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, और अगर एक वेक्टर बी है, ठीक है, और हमसे बोला इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और हमसे बोला कि इसका प्रोजेक्शन इस पे बताओ, इसका मान लो यहाँ से एक 90 बनाए, और बोले क्या कि सर ये हो जाएगा इस पे, इस ए का शैडो पी पर ए कॉस थीटा। अगर इसको सर हम स्केलर के बात में बात कर रहे हैं, स्केलर के लिए बात करें सर, तो हम बोलेंगे क्या कि ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर ए कॉस थीटा। अगर बी का बात करते तो वैसे एंगल देखते क्या होता। ठीक है, और सर हम डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, और यहाँ से a कट जाएगा सर, तो बचेगा a वेक्टर, और हम जानते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय समथिंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो b कैप, ये मेरे पास स्केलर के लिए आ गया सर। और फिर वेक्टर के लिए बात करें सर, वेक्टर के लिए बात करें सर, वेक्टर फॉर्म के लिए बात करें, वेक्टर फॉर्म के लिए बात करें सर, तो हमको पहले ही से अपने आप को डायरेक्शन में लेके चलना होगा सर, क्योंकि वेक्टर का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे कि ठीक है a cos थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक p कैप डायरेक्शन लेके चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर तो डायरेक्शन लेके चलता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो इसको भी फिर इसी तरह से सॉल्व करके यही वाला पोर्शन आता है, और फिर यहाँ पे हम लोग इसके साथ एक और डायरेक्शन लगा देते हैं। इसको पढ़ते हैं ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का छाई छाई, ए का शैडो बी पर, बी के डायरेक्शन पर, बी पर बी के डायरेक्शन पर, समझ में आया? ए का शैडो बी पर बी के डायरेक्शन पर, ए का शैडो बी पर बी के डायरेक्शन पर, यहाँ बोलते हैं ए का शैडो बी पर, समझ में आया? मतलब बी के डायरेक्शन के लॉन्ग अगर ले लेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो अब हम लोग आगे स्केलर, मतलब कि हम लोग आगे स्केलर वेक्टर में, मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं वेक्टर का। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट में जो बात करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं क्या है कि अगर ए कोई ए वेक्टर है और डॉट बी वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ए बी कॉस थीटा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आता है, याद रखना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, कैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी डॉट वेक्टर भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, एक चीज याद रखना कि ये सब चीज याद रख लेना कि कॉम्यूटेटिव होता है, और डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर, हमेशा स्केलर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में 3 पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये फॉर्मूला होता है, और ये इसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब चलते आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट, पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि स्केलर का प्रोडक्ट, मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है सर, एक चीज याद रखना, डॉट एक चीज, ये अगर एक्सिस होता है तो इसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं, और इसको के कैप बोलते हैं। पता होगा ये चीज। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा, आई थिंक सो। थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, ताकि फ्रिक्वेंटली बना रहे फिजिक्स के समय में। ठीक है, हम बोलेंगे क्या कि अगर आई कैप डॉट, इसमें याद कर लेना, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, मतलब सेम डायरेक्शन का अगर इनटू हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वन। क्या बोलेंगे? वन। और अगर आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट जे कैप, और जे कैप डॉट के कैप होगा तो इसका वैल्यू 0 होता है। सर क्या करना है? इसको इसको याद कर लेना है, इस चीज को याद कर लेना है, इस चीज को याद कर लेना है।
याद करें। बाकी तो डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव के बारे में बता दिए, और डॉट प्रोडक्ट में ये याद कर लेना, और ये फॉर्मूला होता है ये याद कर लेना। डॉट प्रोडक्ट का हर क्वेश्चन बन जाएगा। एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो थीटा लगा के निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। ये चीज याद कर लेना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? बोलो। क्वेश्चन हो भी रहा है, क्वेश्चन नहीं भी कराया ना तो बनेगा तुमसे। क्वेश्चन अगर हम छोड़ भी देना, ऐसे तो करा देंगे, तब पर भी बनेगा, ठीक है। इतना हम लोग डॉट प्रोडक्ट में जानना चाहिए, इतना हम लोग जान गए, ठीक है। थीटा का वैल्यू अगर 0 रख देंगे 1 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा ए बी। बोलो। ये सब आप माइनस रख देंगे तो माइनस ए बी मिनिमम हो जाएगा, 180 रखना पड़ेगा उसके लिए। ये सब तो बात की बात है, पूछ सकता है, तो याद रखना मैक्सिमम के लिए 0, मिनिमम के लिए 180, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। सर ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? तो वेक्टर चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक वेक्टर प्रोडक्ट तो इस इम्पोर्टेंट ही टॉपिक होगा ना, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं फटाफट इसके बारे में कि अगर कोई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, निकालते हैं तो हम लोग बोलेंगे ए बी साइन थीटा, और थीटा के साथ वेक्टर है तो एक डायरेक्शन लग जाएगा एट कैप, ठीक है। एक डायरेक्शन मान लिया एट कैप, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, हम बोले एक सर्कल बना दो, ठीक है, इसको आई कैप दे दो, इसको जे कैप दे दो, और इसको के कैप दे दो। समझ में आ रहा है ना? इधर जाएंगे तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। हम बोले आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, हम बोले जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, हम बोले आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू नेगेटिव जे कैप। बोलो। हम बोले आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू नेगेटिव के कैप। बोलो। समझ में आ रहा है? हम बोले के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। समझ में आ रहा है? देखो इधर से इंटू कर रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर से इंटू कर रहे हैं तो नेगेटिव ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करिए, आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप करे, या जे कैप क्रॉस जे कैप करे, या के कैप क्रॉस के कैप करे, इस सब का वैल्यू 0 होता है। ये याद रखना, ये सब चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की, और वेक्टर प्रोडक्ट्स में हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। बोलो। टेटिव नहीं होता है, मतलब सर मतलब कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो तो वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा। बोलो। ये बी है, ये बी है, समझना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा लिख दो मिटा के फिर से। ठीक है, कॉम्पिटेटिव नहीं होता, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, पर स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाए कंडीशन को तब। डिस्ट्रीब्यूटिव कभी कभी होता है, स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाए तब, ठीक है। ये बात सिर्फ कह दी है, लिखेंगे नहीं, कह दी है, बस याद रखना। दूसरा चीज क्या है कि अगर 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 एक आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, ए एक्स वैल्यू है, ए वाई वैल्यू है, ए जेड वैल्यू है, बोलो हाँ या ना, और बी वाई वैल्यू है, बी जेड वैल्यू है, बी एक्स वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे बी एक्स है, बी वाई है और बी जेड है, और बोला जाए कि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए ए क्रॉस बी का। तो हम लोग पहले आई कैप लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में डालते हैं इस दोनों को, इसको फिर कैप, इसको ये वाला पोर्शन को फिर ढक लेते हैं, ठीक है। इस पोर्शन का काम नहीं करते हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन का काम नहीं करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बोलेंगे क्या कि ए वाई मल्टीप्लाई बाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बाई बी वाई, ठीक है। एक बार प्लस ले लिए तो एक बार माइनस लेंगे, माइनस जे कैप, बोलो ठीक है। सॉरी। उसके बाद क्या होगा कि अब जे कैप लिए इस वाले पोर्शन को ढक देंगे,
समझिएगा, इस वाले पोर्शन को आप ढक देंगे और अब बोलेंगे ax इंटू पी जेड माइनस ए जेड इंटू पी एक्स। बोलो समझ में आ रहा है? दूसरा अब पॉजिटिव लेंगे के कैप। अब क्या करेंगे, के कैप वाले पोर्शन को ढक देंगे और बोलेंगे क्या, ax इंटू पी वाई माइनस ax इंटू सॉरी ax इंटू बी वाई और ए वाई इंटू पी एक्स। बोलो, ये बोलेंगे। ऐसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर का बात कर रहा था और ये पी वेक्टर का, और इनका हम लोग क्रॉस निकालेंगे ऐसे इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम फिर से एक बार समझा देते हैं इस चीज को कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो कैसे इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। बोलेंगे क्या कि ये मेरे पास ए एक्स है, बी वाई है और एक बी जेड है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है, बी एक्स है, बी वाई है और बी जेड है। क्या किए थे रिजल्टेंट के लिए, मतलब इस क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किए थे, किए क्या थे, पहले आई कैप लिखे, ब्रैकेट डाले, इसको ढक दिए, ये वाले पोर्शन को ढक दिए, बोले ए वाई इंटू बीजेड कर देंगे। बोलो, टू बीजेड कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस करके क्या करेंगे, ए जेड इंटू बी वाई, फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, क्या लिखेंगे, जे कैप। अब जे कैप वाले पोर्शन को ढक देंगे, फिर बोलेंगे क्या कि ए एक्स इंटू पी जेड माइनस ए जेड इंटू पी एक्स। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, के कैप लिखेंगे। अब के कैप वाले पोर्शन को ढक देंगे, लिखेंगे ए एक्स, क्या लिखेंगे, बोलो, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू पी एक्स। और फिर हम बोलेंगे ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा अगर ए क्रॉस बी बोल रहा है तो। समझ में आया, हाँ या ना? इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। दूसरा चीज ये है ना कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो रहा था और साथ ही साथ वेक्टर है तो एक डायरेक्शन ले रहे थे, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। बोलो, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर एन कैप को निकालना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी, ए बी डिवाइडेड बाय, मतलब क्या करेंगे, देखो अगर एन कैप को निकालना होगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। बोलो, ऐसा करेंगे और हमसे ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना? ऐसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे वेक्टर्स के लिए। समझ में आया ना? यहाँ पे आपका वेक्टर समाप्त हो जाता है, पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे यहाँ पे कुछ रेड लाइन से। ठीक है, देखो पहला बात ये है ना, पहला बात ये है कि जो वेक्टर है ना उसमें जो हम बोले थे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसमें थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, पहला बात। ठीक है, दूसरा बात ये कि अगर हम बोले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसके साथ डॉट लगा दिए सी वेक्टर, इट मीन्स इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका पहले रिजल्टेंट क्या होगा, तो ए वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे और बी वेक्टर की तरफ घुमा देंगे, तो बाहर की ओर क्रॉस किए, राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस निकालते हैं। ठीक है, क्रॉस किए तो बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा, ऐसे ए की तरफ रखिए और बाहर की ओर निकल जाएगा, बाहर की ओर आएगा। ठीक है,
और सी वेक्टर अदर प्लेन में हो गया तो दोनों 90 डिग्री पे हो गया, और कॉस डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 इक्वल टू 0, इसलिए 0 हो जाएगा। उसी तरह से बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी 0 होगा। क्यों भाई? बी वेक्टर पे हाथ रखेंगे, बी वेक्टर पे हाथ रखेंगे, बी वेक्टर पे हाथ रखेंगे, घुमा देंगे सी की तरफ, बाहर की ओर या अंदर की ओर, जिधर से रख रहे हैं डायग्राम बना के, अगर आपके साइड आप जिस तरह से डायग्राम बना रहे हैं उस टाइप से डायग्राम बनाए, कहीं नीचे आ गया, तब पर भी नीचे, कहीं भी ऊपर, तो 90 डिग्री पे ही गिरेगा ए वेक्टर के साथ, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस थोड़ी है कि sin 90, यहाँ डॉट है, देखो यहाँ डॉट है। इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? जब डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसे, और यहाँ पे ए कॉस ये निकलेगा, तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बस ये बात याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट के तौर पे, क्या याद रखना है, अगर अगर इफ अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल हो गया, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो पैरेलल हो गया, तो याद रखना ए एक्स बाई बी एक्स, याद रख लेना, इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई, इज इक्वल टू क्या जी, ए जेड बाई बी जेड। मतलब वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है, कैसे वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है, जैसे बोल देगा क्या ना, बोल देगा कि आई कैप जे कैप के कैप, इसका वैल्यू 1 ए है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू बी है, इसका वैल्यू 5 है, और बोल देगा कि ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, अगर अगर ये ए का था और ये बी का था, अगर ये दोनों पैरेलल है, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों बराबर होगा, तो लिख सकते हैं ए बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई बी इज इक्वल टू 2 बाई 5, इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पता चला? बोलो क्या किए सॉल्व करने के लिए, मान लो 5 था, ठीक है, हम बोले क्या कि अब हमको पता चल गया इसको इससे इक्वेट कर देंगे, कर सकते हैं इसको इससे इक्वेट कर देंगे, तो क्या बोलेंगे, पहले में a बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 5, फिर बोलेंगे कि a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 3 टू जा 6 बाई 5। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ओके, इस तरह से हम लोग एक ये भी पॉइंट याद कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को भी हम लोग याद रखेंगे, समझ रहे हो, ये वाला बात को भी याद रखना है, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखना है, और इसको भी याद रखना है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है और इसको याद रखना, क्वेश्चन बनता है इससे, और इस पॉइंट को भी याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा वेक्टर्स चैप्टर, जिसमें पूरी कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाता है। अब आ रही है मेरे और आपके क्वेश्चंस की। एक तो आपको डीपीपी दिया जाएगा, फिर जो टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, और इसमें एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ वेक्टर्स की क्वेश्चन होगी, हाफ एन आवर का या 1 घंटा का, वो आप सॉल्व कीजिएगा। लेकिन इस तरह से हम लोग वेक्टर पूरा कंप्लीट कर लिए, वेक्टर पढ़ लिए, अब आपको थैंक यू बोलने की बारी हमारी है इस चैप्टर से, और आपका काम है कि पढ़े। एक बार पढ़ना कच्चा होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, और हंसते रहिए, स्माइल नेसेसरी है, पता है क्यों? क्योंकि स्माइल सिस्टम ही हर्ट के लिए होता है, स्माइल सिस्टम ऑफ हर्ट, स्पार्किंग सिस्टम ऑफ आई, मतलब जो हम लोग का स्माइल है वो क्या है, वो है कूलिंग सिस्टम हर्ट का, और स्पार्किंग सिस्टम आई का, और लाइटिंग सिस्टम फेस का, फेस पे जैसा लाइट मारेगा वो हमको पता चलेगा अपने स्माइल से, और रिलेटिंग सिस्टम ऑफ माइंड, मतलब हंसते रहिएगा तो माइंड भी आपका खुशी खुशी रहेगा। ठीक है बाय। इसी तरह से हम लोग वेक्टर आज पहला चैप्टर क्रैश कोर्स का एंड किए विद ऑल कंसेप्ट। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा जैसे जैसे हो रहा है। फिजिक्स इज कंटेन इफ यू मेंटेन, सिलेक्शन इज सर्टेन। मेंटेन रखिएगा कोर्स को, जहां नहीं समझ में आ रहा है आप पूछिएगा, डाउट सेशन में उसकी अलग वीडियो आपके साथ मिलेगी, 1 to 1 टॉक मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इस कंसेप्ट के बाद, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू।